नवरात्रि त्योहार है भक्ति का, त्योहार है शक्ति का। वो शक्ति जो हर नारी में विराजमान रहती है। और मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर एक प्रयास कर रही है ऐसी 9 शक्तियों को आपके सामने लाने का, आपसे उन्हें रूबरू कराने का। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो एक महाशक्ति भी होती है जिसमें सभी शक्तियों के अंश विराजमान रहते हैं। वो शक्ति दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन बिना रुके, बिना थके, बिना किसी सैलरी के काम करती रहती है। वो एक टीचर है, वो एक डॉक्टर है, वो एक मैनेजर है, वो एक कुक है, वो एक महाशक्ति है और वो महाशक्ति होती है एक गृहिणी। आज मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर की तरफ से मैं हितेश कुमार चोपड़ा आपको एक ऐसी ही महाशक्ति से मिलवाना चाहता हूँ और वो महाशक्ति है हमारी असम की प्रथम महिला, द फर्स्ट लेडी ऑफ असम, श्रीमती अनीता जी कटारिया। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अपनी सहमति दी और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। आपका जो ओरिजिनल निवास है वो उदयपुर के पास एक छोटे से गांव में है। अभी आप असम की धरा में रह रही हैं, तो कैसा आपका अभी तक का असम का सफर रहा है? असम का सफर तो बहुत अच्छा रहा और अच्छा भी लगता है, जगह भी अच्छी है, लेकिन वो है कि हमारे परिवार से बहुत दूर हो गए हम और एक क्या जाने आने की सुविधा बराबर नहीं है। और अभी आपको असम में कैसा लग रहा है? यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर का, क्योंकि बहुत फर्क है राजस्थान और असम में। फर्क तो है। हाँ। लेकिन यहाँ कार्यक्रम में जाते हैं हम भी। हाँ। तो यूं बहुत अच्छा लगता है, जाना आना में तो मन लग जाता है, पर यहाँ बैठे रहते अकेले तो थोड़ा मन नहीं लगता है। मैम, आपके असम के सफर से पहले के सफर के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। आपके बचपन से अगर हम शुरुआत करें, आप किस माहौल में पली बढ़ी, क्या उस समय का, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, तो उस समय क्या माहौल रहता था घर में, समाज में? मैं तो मतलब घर में रही हूँ, पली हूँ। मेरे फादर का भी दुकान थी और मदर हाउसवाइफ थी। तो हमारे सिस्टर वगैरह सब हाउसवाइफ ही थी, तो इसलिए हम उसी में पले। और बाकी साहब के शादी हुई और साहब के साथ आए, फिर भी हमने 7-8 साल तक तो हमने ऐसे ये निकाले। साहब टीचर थे और उसके बाद क्या है कि साहब ये इमरजेंसी लग गई थी, फिर अरेस्ट करने के बाद साहब वापस जैसे ही छूटे और ये राजनीतिक में आ गए। अच्छा। उसके बाद से ये कंटिन्यूस राजनीतिक में है और ये कंटिन्यूस चुनाव लड़ रहे। 10 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार हारे, बाकी कंटिन्यूस लड़े। 3 बार तो ये मंत्री रहे, 2 बार प्रतिपक्ष के नेता रहे, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, 1 बार MP रहे। तब से मैं इनके साथ बराबर साथ निभा रही हूँ। बिल्कुल। साहब को कभी मना नहीं किया कि आप मत जाओ, घर का सारा काम मैं ही देखती हूँ। घर की पूरी जिम्मेदारियां आपने अपने कंधों पर ले ली ताकि सर देश की जिम्मेदारी को आगे बढ़ा सके। एकदम साधारण सा आपका बचपन रहा है, सब हाउसवाइफ्स ही रही हैं। आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जो कि उस समय एक बहुत ही आम बात थी। आज के जमाने की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मेरी शादी हुई थी तो मैं 15 साल की थी जी। मैं इतना समझती भी नहीं थी उस टाइम पे। मेरे को यही मालूम नहीं था कि राजनीतिक होती क्या है। मैं इलेक्शन वोट भी 3 साल बाद मैंने दिया था। बिल्कुल सही बात है। तो मैं समझती नहीं कि राजनीतिक क्या चीज होती है। इसके बाद साहब आए धीरे धीरे राजनीतिक में, तब मैं मालूम पड़ने लगा भाई कि MLA ये होते, मंत्री ये होते। फिर भी मैंने कभी इनकी राजनीतिक में कभी बाधा नहीं डाली। मैं अपना हाउस वाइफ काम, घर का काम करती रही। साहब इनका काम किया, मैंने कभी इनको रोका नहीं कि भाई आप मत जाओ, कभी ऐसे नहीं कहा। इनके साथ में बराबर साथ निभाती रही इनका। जी। लेकिन अपने जो विवाह की जो रीतियों में और जो सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव आए हैं, पहले तो कम उम्र में विवाह करना आम बात थी। आजकल इसके लिए कुछ कानून आ गए हैं और लोग भी देख रहे हैं कि धीरे-धीरे थोड़ी देरी से शादी करने की तरफ मुड़ रहे हैं। तो इस बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसको किस तरीके से आप लेते हैं? पहले तो क्या कि
पुराने लोग होते थे तो वो जल्दी शादी करवा देते थे, हाँ। भाई लड़की को इतनी बड़ी घर में नहीं रखे, पढ़ाते भी कम थे। अब आजकल क्या लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हो गई है, वो पूरी उनकी ग्रेजुएशन नहीं हुए तब तक वो शादी करना चाहती नहीं है जी। कि भाई हमारी ग्रेजुएशन होगा उसके बाद ही हम शादी करेंगे। दोनों आपस में साथ थोड़े दिन साथ बातें चीत होती रहती है, उसमें मालूम पड़ जाता है कैसे क्या है। और हम तो कभी टेलीफोन ही नहीं था उस टाइम पे, तो कभी बात भी नहीं की, कभी कुछ नहीं, न कभी देखना न कुछ भी नहीं हमारे जमाने में तो। बिल्कुल। और आपकी खुद की 5 पुत्रियां हैं, आपको ऊपर वाले ने 5 शक्तियों से आपको आशीर्वाद दिया है, तो उन 5 बेटियों की परवरिश आपने कैसे की? उनकी शिक्षा, उनकी शादी, उसमें आपका किस तरह का अप्रोच रहा? मेरा बहुत अच्छा रहा, मैं ही सारा काम देखती थी, साहब तो चले जाते थे हाँ। लड़कियों को बड़ा करना, कहीं भी ले जाना करना, पढ़ाना, ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। क्या है कि साहब तो इस चीज से निश्चित हो गए कि भाई वो कर लेगा, और मैं कर लेती थी उस टाइम पे, तो सारा मैंने ही किया, ताकि बच्चों की शादी की शॉपिंग तक मैंने खुद जाके की है, और बच्चों को सबको अच्छी जगह शादी हुई। साहब ने भी बहुत मदद की इस चीज में, तो साहब ने लड़के तो साहब नहीं देखे हैं। जी, जी, जी। हाँ, पर उसका जो बोलते हैं ना दारोमदार आपके कंधों पर था। हाँ, 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 काम का वो मेरे देवर थे दो, मेरे पास ही रहते थे। दोनों देवर की शादी मैंने ही की थी। अरे वाह! हाँ, अच्छा। बहुत छोटे छोटे ही थे मेरी शादी में जो, ओके। तो दोनों की शादी मैंने की थी। तो पहले मतलब बहुत समय पहले की बात नहीं है जब ये माना जाता था कि पुत्र होना ही सब कुछ होता है, अगर पुत्र नहीं है तो परिवार कैसे बढ़ सकता है। उस समय आपने 5 पुत्रों की इतनी अच्छी परवरिश की और उस समय समाज से या परिवारजनों से आपको किसी तरह की कोई तकलीफ मिलती नहीं, थी? ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई मुझे, कभी परिवार वालों ने कभी ऐसे नहीं कहा कि भाई तुम्हारे लड़का नहीं है तो मतलब कुछ कहना, कभी नहीं, ऐसे कभी कहा ही नहीं। मेरी बेटियों को भी बहुत अच्छी रखते थे, मेरे सास ससुर सब, कभी उनके मुंह से ऐसे नहीं निकला कि इसके लड़का नहीं है तो इससे ये मतलब कभी नहीं कहा। और मुझे भी अच्छा लगा, मैं लड़कों से ज्यादा अब लड़कियों को बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल सही बात है और आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़कियाँ अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। उन्होंने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया है कि लड़का और लड़की जैसा कोई फ़र्क नहीं रहता है। कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं कुछ भी रहता फर्क है। नहीं है। तो मैम जैसा आपने बताया कि सर पहले शिक्षा के क्षेत्र में थे। तो शिक्षा से राजनीति ये बदलाव जब आया, आपके जीवन में कैसा बदलाव आया? जब वो एक शिक्षक थे, उस समय कैसी ज़िंदगी रही और जब वो राजनीति में उतरे? वो क्या शिक्षक थे तब भी अच्छा रहा, और जैसे ही राजनीतिक में आया तो थोड़ा हमें लगा कि अब ये तो चले जाएंगे, हम बच्चों को कैसे संभालेंगे, अकेले रह जाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगा, फिर धीरे धीरे हमारी आदत हो गई। फिर साथ तो जयपुर आ गए, आना जाना रहता था, मैं उदयपुर ही रहती थी, बच्चों को रखना, वही पढ़ाना करना सब हमारा उदयपुर में हुआ। जयपुर में तो बहुत साल बाद में आई। अच्छा। और सर जब राजनीतिक ज़िम्मेदारियों को निभा रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने उन ज़िम्मेदारियों को निभाया है, तो उस राजनीति का कितना अंश वो घर पे लेके आते थे? राजनीति का की बातें घर पे कुछ नहीं बताते थे, कुछ नहीं वो होती नहीं थी। बताते, आज दिन तक नहीं बताते थे, उनका बाहर ही बाहर निपट के आ जाते थे। ऐसे ही कभी कोई हम पूछते भी थे तो कि तुम्हारे क्या काम है, हमारा राजनीतिक में ध्यान मत दो, हम हमारे कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम ही हमारा काम कर रहे हैं। सही बात है। तो हाँ, कभी ऐसी डिस्कशंस वगैरह घर पे नहीं नहीं नहीं, होती थी? हाँ पर साथ चुनाव लड़ते थे, तब यूं जनसंपर्क में बराबर साथ देती थी मैं भी। अच्छा। पर मेरी यूं इच्छा कभी नहीं हुई कि मैं राजनीतिक में आऊं, आपकी ये इच्छा कभी नहीं नहीं, है? और न मैं आऊंगी, ये तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन काम साथ के साथ मैं बराबर करती हूँ, आज भी करती हूँ। किस तरह के राजनीतिक कामों में आप उनके साथ अब रहती हैं जैसे? जैसे ये हम तो भाई ऐसे ज्यादा हाउस वाइफ है, इसलिए उस हिसाब से काम करते हैं कि हर घर घर जाके, एक एक घर घर जामे संपर्क करते हैं, अच्छा। साहब को वोट दो ऐसे के अच्छा। एक एक घर में जाते हैं हम। मतलब और बाकी जनसाधारण से रैली जुलूस इसमें सब में जाते हैं हम। मतलब जनसाधारण से जितना सर को संपर्क करना पड़ता है, उतना ही संपर्क आप भी कहीं न कहीं मैं कर रही हैं। करते बिल्कुल करती काम।
और साहब मीटिंग लेते थे और हम घर घर जाके संपर्क, एक एक घर में जाके संपर्क करते थे। अच्छा, पूरा सुबह से निकलते 8 बजे, जो रात की 10 बज जाती आने में। और घर को संभालते हुए भी आप इस सारी जिम्मेदारियों को हाँ, भी बखूबी निभा रहे बच्चों को थे। छोड़ के जाते थे घर पे। इन राजनीतिक जिम्मेदारियों की वजह से, जैसा आपने कहा कि सर को काफी दूर भी रहना पड़ता था, और आपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि सर को इमरजेंसी के टाइम में जेल में भी रहना पड़ा था, शायद 8 महीनों के आसपास का समय था वो। तो उस समय आपने उस परिस्थिति को कैसे संभाला, अपने घर परिवार को उस समय कैसे संभाला? वो परिस्थिति तो मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। मेरी 2 बेटियां भी थी, एक तो 1 साल की थी, एक 4 साल की बेटी थी। अच्छा। 2 देवर थे मेरे पास। तो देवर और सास ससुर सबकी हेल्प से हम हमारा काम चलाया। साहब 8 महीने से जेल में था। मेरे सास ससुर और मेरे दोनों देवर थे, तो छोटे छोटे ही थे, तो वो पढ़ते भी थे और रात का कॉलेज ज्वाइन करते थे और दिन में वो नौकरी करते थे, क्योंकि हमारे घर का खर्चा निकालना इतना मुश्किल हो गया था। अच्छा। हाँ, तो और सास ससुर सबने बराबर हम एक साथ रह के जिम्मेदारी पूरे निभाई। परिवार ने एकजुट पूरे होके परिवार उस ने कठिन समय को कठिन निकाला। समय में हमने निकाला। और जब कोई भी व्यक्ति किसी सामाजिक या राजनीतिक दायित्व में होता है, तो आमतौर से यही होता है कि उसको वो जो समय वो दे रहे हैं, वो घर जो समय घर को देना चाहिए, वही समय वहाँ चला जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपके मन में किस तरह के विचार आते थे? मतलब आप मिस करते होंगे उनको, आपके परिवार, आपके बच्चे उनको मिस करते होंगे? मिस तो करते ही है भाई साहब। अगर वैसे तो प्रोग्राम हमारे पारिवारिक प्रोग्राम होते थे तो वैसे आ जाते थे, लेकिन कभी ऐसा भी है कि नहीं भी आ सकते थे, तो भी थोड़ा मिस तो करते ही है भाई कि सबके है ये नहीं आए। जी, जी। फिर भी हम, ऐसा कुछ नहीं है भाई, चलो ठीक है, कोई काम के कारण रुकना पड़ गया, तो कभी ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं करती मैं कि नहीं आपको आना ही है यहाँ पे। मतलब तकलीफ होती थी, लेकिन आप तकलीफ, ये भी हाँ, समझते थे कि हाँ, वो उनका एक दायित्व है जो दायित्व वो है, निभा रहे उनको हैं, उनकी निभाना है, जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है, बस यही और है। बच्चों को भी आप इसी तरह से समझा के समझा उनको के रख लेते सही थे, रास्ता दिखाते सब थे। क्या। सर ने, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अलग-अलग दायित्वों को निभाया है, मंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि घर की होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में रहती है? वो मेरे हाथ में थी। वो आपके हाथ में थी? तो घर के जैसे कोई भी डिसीजन होते थे, तो वो सर आपसे पूछे बिना बिल्कुल नहीं मेरे होते को हैं। आज भी मेरे से बिना पूछा कुछ भी नहीं करते हैं। कोई भी बात होती तो पहले मेरे से ही पूछेंगे साहब। अच्छा। हाँ। आप जब असम की प्रथम महिला बनी, तो काफ़ी सारे बदलाव उसमें भी आए होंगे। एक राजनीतिक जीवन जो आप पहले जी रही थी और असम की प्रथम महिला बनने के बाद जो आप जीवन जी रही थी, उसमें बहुत सारे बदलाव आए होंगे। तो वो किस तरह के बदलाव थे? बदलाव तो वो यही है भाई, अभी ठीक है, ये दायित्व सौंपा है हुँ। सरकार ने, तो उसको भी निभाएंगे हम, जी, ऐसे जी। नहीं कि हम नहीं निभाएंगे। हुँ, हुँ। लेकिन दूरी इतनी है तो इसलिए थोड़ा अटपटा लगता है हमें कि दूरी बहुत हो गई, परिवार से दूर परिवार बहुत से ज़्यादा बहुत हो दूर गए हो हैं। गए, इसलिए लगता, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ भी रह के काम करना है साहब को, तो खाली बैठना अच्छा जी, नहीं जी, लगता। जी। आपको भी कुछ प्रोटोकॉल्स के अंदर रहना पड़ता है, कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो आपको भी मानने पड़ते हैं। मानने तो पड़ते हैं। जैसे किस तरह की चीज़ें हैं जो आप मिस करती हैं, जो बतौर आप फर्स्ट लेडी नहीं कर पा रही हैं? अरे वो ये भाई, अब जैसे अभी मेरे को मार्केट भी जाना है, हुँ। तो मेरे साथ 2-2 गाड़ी चलती है, तो मुझे अटपटा लगता है, क्योंकि मैं तो अकेली मार्केट चली जाती थी। जी, अब जी। यहाँ ये प्रोटोकॉल छोड़ता ही नहीं है कि नहीं अब जरूरी है। मैंने क्या जरूरी है, एक जने बैठ जाओ मेरे साथ, और क्या करना, मैं मेरे जाऊंगा, मुझे बहुत अटपटा लगता है ये। साथ आते हैं, हुँ। कहीं भी दुकान पे भी जाके खड़े होते तो ये लोग आके पहले खड़े हो जाते थे। वैसे मैं कभी मेरा परिचय किसी दुकान पे नहीं देती थी पहले, अच्छा, कि मैं मंत्री की पत्नी हूँ, कि मैं हूँ, कभी कहती भी नहीं मैं। तो अच्छा। इसलिए मेरी आदत ही नहीं है कहीं परिचय देने की। और अब ये लोग प्रोटोकॉल ये सब अब आपका परिचय आपसे पहले पहुँच पहुंच जाता जाता है। है, तो वो मेरे को थोड़ा अटपटा लगता है। अच्छा। और जैसे हमें पता है कि सर को आज भी राजस्थानी खाना बहुत पसंद है। तो क्या आप आज भी उनके लिए खाना बनाती हैं या उसमें बिल्कुल भी कोई प्रोटोकॉल वगैरह आता नहीं, है? मैं बनाती हूँ अपने हाथ से। बिल्कुल बनाते हैं। हाँ,
साहब को पसंद दाल बाटी चूरमा बनता है, हलवा बहुत पसंद है, गुड़ राब बहुत पसंद है, मक्का की राब पसंद है, मक्की का खीच पसंद है, सब हम बनाते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, इतने जिम्मेदारियों के बावजूद यहाँ भी बनाती हूँ थोड़ा मैं। समय आपको निकलता है कि हाँ, आप वो कर सकें। मेरी इच्छा होती है यहाँ भी, जब इच्छा होती है तब मैं यहाँ भी बना लेती हूँ। आप यहाँ पे प्रथम महिला के रूप में होते हुए भी काफ़ी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी जुड़ी हुई हैं। आप अभी भी जैसे जो धार्मिक आप काम करते थे उससे अभी भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और तो जब आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ की धर्मपत्नी हैं, तो उसमें आपको कई तरह के लोगों से मिलना होता होगा, कई तरह की पार्टियाँ वगैरह होती होगी। पर उसमें भी आपने जो आपके धार्मिक मूल थे, उनको नहीं छोड़ा है। नहीं, तो वो शक्ति आप कहाँ से लेके आती हैं? क्योंकि काफ़ी आसान होता है उसमें रास्ता भटक जाना। वो ईश्वर देता है अपने आप शक्ति। अपना धर्म अपन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कहीं भी जाओ। अभी हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं। अच्छा, आज भी आप रात्रि नहीं, भोजन नहीं करते नहीं और सर करते भी नहीं हैं, करते? नहीं, क्योंकि अच्छा, हमारा धर्म ही है तो। और हम ये ऐसी नॉन वेज वगैरह ये हमारा कुछ भी काम नहीं आता है, तक कि अंडा तक हमारे काम नहीं आता है। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं बनता है राजभवन में फिर। अच्छा। और हम रात्र भोजन नहीं करते। हमारे अभी ये जैनियों के त्योहार गए पर्युषण, हुँ, तो उसमें हमारे उपवास व्रत सब चलते, तो हमारे उपवास व्रत वास में हमारे चाय भी नहीं पीते हैं। जी। सारे दिन भूखे रहते हैं तो हम रह जाते हैं। सूर्यास्त के बाद तो पानी भी नहीं पीना होता है। वो तो नहीं पीते लेकिन हाँ, दिन भर में भी नहीं पीते, दिन भर में उपवास होता है तो। अच्छा, आप पूरे दिन पानी भी नहीं नहीं, पीते चाय हैं? भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, थे दूसरे दिन। अच्छा, अच्छा। पानी अगर इच्छा हो आपकी पानी की तो थोड़ा सा गर्म करके आप थोड़ा बहुत ले लो हुँ, भले, हुँ, हुँ, हुँ। बाकी नहीं। दूसरा ये कच्चा पानी नहीं पी सकते हम। मतलब इतने ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए धर्म को भी आप साथ-साथ लेके चल रहे हैं। धर्म नहीं छोड़े, अपना धर्म है ये तो। आप लोग आप और सर शायद इस पर्यूषण के समय में साधुओं के पास जाके आप लोगों ने हाँ, समाई भी की थी और एकदम मतलब उस समय लगा नहीं था कि कोई राज्यपाल आए हैं, ऐसा लग रहा था कि एक साहब पूरे टाइम जनसाधारण श्रावक आए हैं उस समय। चमचड़ी के दिन श्रावक जैसे नहीं, महाराज जैसे ही सारा वो ड्रेस पहन के समय किए साहब ने। हाँ, और मैं उदयपुर थी तो मैंने तो 5 समय करके आई महाराज के वहां। अच्छा। वहां से सुबह 8 बजे की गई तो मैं तो 2 बजे घर पहुंची। वाह! तो मतलब धर्म की शक्ति आज भी आप हाँ, साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल धर्म की शक्ति से ही हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, सही बात है और अरे, इस धर्म के साथ आप कुछ ऐसे सामाजिक दायित्व भी हैं जो आप भी निभा रहे हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले एक हमारे मारवाड़ी युवा मंच का ही एक कैलिपर कैंप हुआ था, उसमें भी आप गए थे और आपने गई अपने हाथों से वहाँ 2 लोगों को कैलिपर लगाए थे, हाथ लगाए लगाए थे, थे। पैर लगाए थे। हम्म। तो मतलब ये आवश्यकता क्यों कि आप आज भी समाज से जुड़े रह रहे हैं? मतलब आज आपको कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। आप जाएँ, नहीं जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जाना प्रेफ़र नहीं, कर रही अच्छा हैं। लगता है एक कहीं मन को जाए, शांति मिलती हाँ है अच्छा उसमें। लगता है। जाए उनको, उन ऐसे लोगों को हम देख के मिले तो हमको भी ये लगता है कि देखो कैसे हमें भी उस दिन बहुत अच्छा लगा था जब आपने खुद अपने हाथों से उन 2 लोगों को हाथ और पैर लगाने में पेड़ मदद की थी। लगाए। हाँ। तो वो हमारे लिए भी एक बहुत ही सुनहरा पल था और जिसे हम भी कभी भूल नहीं सकते मैम। आपके अनुसार एक गृहिणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? बस यही है हमारा तो गृहिणी, एक हाउसवाइफ हूँ मैं और गृहिणी का ही दायित्व निभाऊंगा और हमेशा निभाती रहूंगा। गृहिणी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप बता रहे हैं कि घर ही है। हाँ, बिल्कुल वही है हमारा तो। एक गृहिणी के लिए सबसे खुशी का पल कौन-सा होता है? क्योंकि वो एक किसी दायरे में सीमित सा अपना जीवन व्यतीत करती हैं, तो वो कौन-सी चीज़ें होती हैं जो एक गृहिणी के जीवन में खुशियाँ लेके आती है? या पूरे दिन में ऐसा कौन-सा पल होता है कि जिसमें एक खुशी अनुभव होती है? हम अपना काम करके, घर का जो काम करते हैं, हम हमारे किचन में भी काम करते हैं और मेहमान को खिलाते हैं करते हैं, तो वो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने अपने हाथ से बना के खिलाया उनको। अच्छा, मतलब दूसरों को खिलाया। खिलाया हाँ, उसमें आपको खुद को खुशी बहुत बहुत होती है। खुशी होती है मेरे को कि मैंने खुद बना के खिलाया है। अच्छा, एक गृहिणी के रूप में सबसे ज़्यादा कठिन क्या होता है मैम?
ऐसा तो कठिन तो कुछ नहीं होता है, ऐसा आपको कोई कठिन नहीं मेरे को तो लगता है? ऐसा कुछ नहीं लगता। आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि एक घर के दायरे में सीमित रहना पड़ता है, तो उसमें आपको कभी कोई दिक्कतें महसूस नहीं होती है? नहीं, ऐसा कुछ कभी सारा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है काम में, तो ऐसा तो कभी लगता ही नहीं है। मैम, एक गृहिणी को बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारे विभिन्न दायित्वों को संभालना पड़ता है। लेकिन जब हम एक गृहिणी की बात करते हैं तो उनके इस त्याग और समर्पण का आज भी सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। क्यों क्यों नहीं हो पाता है? मैम, आज भी यही कहा जाता है कि वो तो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ को एक कार्य के रूप में नहीं देखा जा रहा है आज भी। हाउस वाइफ है, लेकिन आप वो कितना काम देखती है घर का। बिल्कुल सही बात है मैम। घर का जो भी इतनी जिम्मेदारी होती है वो हाउस वाइफ पे ही होती है। आदमी जेंट्स लोग तो चले जाते हैं, फिर पीछे का कोई गेस्ट भी आ गया, कोई भी उनको टेकल करना, सब कुछ उसी का काम है ना ये तो मैम, इस जो इतने विभिन्न दायित्व वो निभा रही हैं, उसके हिसाब से एक गृहिणी को जो पहचान मिलनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या वो पहचान एक गृहिणी को आज हमारे समाज में मिल रही है? मिलनी चाहिए। और मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे है कि गृहिणी का काम भी करते ही है, फिर भी उनके घर वाले उनको वो बिल्कुल वो नहीं करते। कभी काम करते क्या हो, उनको ये तो समझ में आता नहीं। करते क्या हो तुम, दिन भर बैठे रहते हो जो, और उनको ये मालूम नहीं पड़ता है कि घर में कितना काम रहता है। घर का काम, बच्चों को संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, लाना, सब गृहिणी का काम ही है ये तो मैम, आपके हिसाब से भी जो एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान, एक पहचान एक गृहिणी को मिलनी चाहिए, वो आज भी हमारे समाज में हम शायद नहीं दे पा रहे हैं कहीं न कहीं। तो इस बदलाव को कैसे लेके आए मैम? इस बदलाव तो कैसे लाओ भाई? ये बदलाव कहाँ से शुरू हो? घरों से ही शुरू होता है। उनके आदमी लोग, समाज वाले ही उन्हीं को करना चाहिए। ये तो अपना समाज है पूरा, उनको देना चाहिए ये तो, सही कि बात। भाई हाउस वाइफ को भी पूरा अधिक मिलना चाहिए। जैसा आपने कहा, तो हम एक शायद प्रयास कर सकते हैं पूरा समाज मिलके कर कि जो सकते हैं, घर की एक सूत्रधार होती है, जो पूरे घर को संभालती है, बांध के रखती हम भी है, उन्हें हाँ, कभी संभालें और उन्हें जो मान-सम्मान मिलना चाहिए, वो हम भी कहीं न कहीं उन्हें दे सकें। दे सकते हैं बस ये। मैम, आपने राजस्थान के एक गाँव की भी ज़िंदगी देखी है और आज आप एक शहर की भी ज़िंदगी देख रहे हैं। बहुत सारे बदलाव समाज में आ रहे हैं। लोग देर से शादियाँ कर रहे हैं, लोग पढ़ाई की तरफ काफ़ी अपने आप को दे चुके हैं। तो एक समाज बदल रहा है। आपने भी पिछले 60-70 सालों में देखा होगा कि समाज कहीं न कहीं काफ़ी बदल चुका है। तो इस बदलाव को मैम आप एक अच्छे रूप में लेते हैं या इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें सुधारने की ज़रूरत है आपके हिसाब से? अच्छे रूप में भी लेते हैं, कुछ चीजें सुधारने की भी है समाज में। जैसे? अब जैसे ये काफी ये ये जानवरों का कत्ल होना, ये तो अपन सुधार सकते हैं। सही बात है। लेकिन वो सुधार होता ही नहीं है ये काम बिल्कुल ही। कितनी बार कह चुकते हैं भाई, नहीं होता ये काम, वो बिल्कुल नहीं होता है। नहीं और होता हम है। इस बदलाव के साथ कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि संस्कृति कहीं न कहीं छूटती जा रही है। जैसे आप आज भी धर्म में सुदृढ़ हैं, आप अपने दायित्वों में सुदृढ़ हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन कहीं न कहीं इस संस्कृतियों से कहीं न कहीं छूटती जा रही है। तो उन्हें हम कैसे, मतलब ठीक है, समय के साथ बदलना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ जो हमारी मूल धाराएँ हैं, उन्हें तो हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। तो वो एज़ अ गृहिणी जो उनका दायित्व है, वो कैसे हम उसको मेंटेन करके चल सकते वो हैं? तो गृहिणी अपने, वो तो अपने घर पे, अपने परिवार, अपने बच्चों को, सब में यही संस्कार डालना चाहिए उनको कि भाई आप क्यों नहीं ये करते हो, ये अपना धर्म है, इनको पढ़ो लिखो सब कुछ करो, लेकिन ये भी तो अपना दायित्व है कि भाई अपने धर्म को भी निभाए, साथ लेके चलेंगे। वैसे बराबर निभाते हैं, 100 में 10 लोग ऐसे होते हैं तो वो नहीं करते, मानते भी नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन अधिकतर लोग आज भी वो अधिकतर लोग प्रयास कर रहे मानते हैं। हैं, बिल्कुल मानते हैं। और मैम, आप असम की प्रथम महिला हैं, आपने काफ़ी समय
राजनीति की दुनिया को देखा है, पर फिर भी आप इतनी सादगी से, इतनी सरलता से अपने घर के दायित्व और समाज के दायित्वों को निभा रहे हैं। आप एक शक्ति के रूप में अपने आप को अपने पति के साथ एक उनके कंधे से कंधा मिलाकर आज भी चल रहे हैं। तो आप जो हमारी शक्तियाँ आज इस शो को देख रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? वो भी सब ऐसे ही काम करना चाहिए उनको, अपने पति के साथ सब साथ लेके चलो, घर में भी सबको साथ लेके चलो। आजकल की जनरेशन एक बात ये साथ क्या रहना है, परिवार से फट अलग रहो। हम क्यों फैमिली में रहना हम ज्यादा पसंद करते, तो उन सबको भी यही करना चाहिए कि भाई परिवार के साथ रहो, सब मिलजुल के रहो, मिलजुल के काम करो, तो वो इतना अच्छा लगता है। मैम जैसा अभी आपने कहा कि परिवार के साथ रहना चाहिए, आजकल की जनरेशन जो है वो कहीं न कहीं अलग रहने में विश्वास रखने लगी है। तो मैम आप एक संयुक्त परिवार में रही हैं, तो या मैं ये कहूँ कि आपने हमेशा एक परिवार की शक्ति को भी जाना है। तो संयुक्त परिवार में रहने के क्या फ़ायदे हैं जो आज का समाज उसे भूल रहा है, आप अगर बता पाएँ मैम तो? फायदा तो बहुत है जॉइंट में रहने का, तो हर चीज का फायदा होता है जॉइंट में रहते हैं तो। भाई अपने बच्चों को अलग अलग जने की अलग अलग शिक्षा मिलती है, कैसे क्या करना है घर में, सब अलग अलग अपना अपना काम करते रहते हैं ना, तो वो बच्चों के ऊपर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा कि हमारे मम्मी पापा, हमारे चाचा चाची सब ऐसे काम करते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, तो हमको भी ऐसे ही रहना चाहिए। एक मिलजुल के हाँ, रहना सीखते हैं सब। सीखते हैं, सारा घर का सब सीखते हैं ना। परिवार क्या कर रहा है घर में, जो लड़ाई होती है रोज, तो बच्चे सीखेंगे ही सीखेंगे कि भाई ये तू रोज लड़ते रहते हैं, तो बच्चे अपने आप ही सीखेंगे ना। परिवार में जो देख रहे हैं वही बच्चों में संस्कार पड़ रहे हैं, तो एक परिवार में हम कैसे रहते हैं और किस शक्ति के साथ रहते हैं, उसी से हम आने वाले जनरेशन को भी कहीं न कहीं एक शिक्षा दे रहे हैं। मैम मारवाड़ी युवा मंच एक युवाओं का संगठन है। हमारी शाखाएँ पूरे देश में हैं और काफ़ी सारे युवा इससे जुड़े हुए हैं। तो आप आज की इस युवा पीढ़ी को, आज के हमारे मंच साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा शक्ति से आपकी क्या अपेक्षा है मैम? वो अच्छा काम कर रही है मारवाड़ी, ये उस दिन मैंने तो देखा जब गए, तो बहुत अच्छा काम है ये तो। और मैम आपकी क्या अपेक्षा है आज के युवाओं से? मतलब किस तरह की ज़िम्मेदारियाँ उनको निभानी चाहिए मैम? अच्छा काम करना चाहिए, अपने देश के लिए सब कुछ करो, अपने समाज और देश के प्रति हमारा जो दायित्व है हम वो उन्हें जितना उनको अच्छे से हो निभाएँ। निभाओ। हाँ, नारी सशक्तिकरण की तरफ जो प्रयास चल रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? नारी शक्ति का तो है, तो अच्छा ही है, नारी शक्ति का तो उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, नारी को भी। अभी मोदी जी ने भी बहुत अच्छा किया। जी, नारी के हाँ, हक के प्रति वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, जी, और वो कर रहे हैं और करेंगे। जी। और मैम कोई एक ऐसी रूढ़िवादी परंपरा जो आपके हिसाब से अब इस समाज में नहीं रहनी चाहिए? लड़की हो या लड़का हो, दोनों को बराबर रखो ना आप, दोनों का एक जैसे रखो। लड़की क्या नहीं कमाती है, लड़की क्या नौकरी नहीं करती, लड़के से भी ज्यादा लड़की का ज्यादा करती है, लड़की ध्यान देती है मदर फादर पे। जी, तो सही। दोनों को बराबर रखो आप, भेदभाव क्यों रखते हो लड़की और लड़कों में? मैम एक बहुत ही प्रचलित वाक्य है जो शायद सबको सुनने मिलता है और शायद सब इससे परेशान हैं। कोई भी कुछ कार्य करने जाता है तो एक वाक्य आता है, लोग क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब क्या है मैम? लोग क्या कहेंगे, लोग को जो कहना होगा वो को, और अपने को जो कार्य करना है वो करो। हम जन संपर्क में जाते हैं, ऐसे थोड़ी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैन होती ही घर घर में जाके वोट मांगती है, ये करती है, कहने दो, कहते ही है, हम ध्यान नहीं देते उस चीज पे। ध्यान नहीं देना है नहीं, उसमें। इस चीज पे क्यों ध्यान देंगे हम? मैम आपको सही या गलत में जवाब देना है। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपके हिसाब से ये वाक्य सही है या गलत? सही है, सही है। बिल्कुल सही है। और मैम हर कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ होता है? औरत के पीछे तो किसका हाथ? औरत के पीछे तो आदमी का ही हाथ होता है। आदमी का हाथ हाँ होता है। हाँ। जी मैम।
तो इसी के साथ हम आज का इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे मैम। तो एक फाइनल संदेश हमारे सभी समाज के लोगों के लिए, सभी शक्तियों के लिए जो आज इस शो को देख रहे हैं मैम, आपकी तरफ से। वो जो सब काम कर रहे हैं मारवाड़ी समाज, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा काम करते रहे अपना, और बस यही इतना सब अपना अपना दायित्व दायित्व रहे और अपना निभाते काम रहे। हाँ करते रहें। बस, बहुत बहुत हमें धन्यवाद। बुलाएगा तो हम भी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मैम, और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक माँ के रूप में आप हमें आज भी इतना गाइड और इतना मार्गदर्शन देती है मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो साथियों, आज हमने देखा कैसे इतनी सरलता, सहजता और दृढ़ता से एक गृहिणी अपने परिवार के हर 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 एक व्यक्ति को सुदृढ़ बनाती है। और उम्मीद करता हूँ कि इस शो को देख रहे सारी शक्तियां इससे एक प्रेरणा लेंगी और इस कार्य को करने में एक गर्व महसूस करेंगी। कल हम फिर मिलेंगे एक नई शक्ति के साथ। आप सबको सादर नमस्कार। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति।